हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराए गए पिछले 2 से 3 वर्षों में जितने भी पेपर कराए गए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो जो है कि यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये 2 से 3 वर्षों में जो भी पेपर कराए गए हैं लोक सेवा आयोग से, आप लोग उसको एक बार ध्यान से देख लेते हो तो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन का आप लोगों को फायदा होने वाला है। सीधे सीधे 10 से 12 क्वेश्चन इन 2-3 वर्षों में जितने भी पेपर कराए गए हैं, 5-7 पेपर, उससे ही आएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पशु चिकित्सा में विज्ञान पशुपालन का जो पेपर कराया गया था लोक सेवा आयोग द्वारा, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। ये छोटा सा ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन को देखना है और उसका एनालाइज करना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये यूपी से स्पेशल से भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये मदारी पासी ने किया था एका आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में। और ये इसका क्षेत्र भी पूछ लेता है कि कहाँ था। तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में था। और लगान वृद्धि और उपज में लगान की वसूली को लेकर अवध के किसानों ने आंदोलन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनका क्षेत्र और इसका नेतृत्व। और इसका समय क्या था, तो ये 1921 के अंत में और 1922 के प्रारंभ में ये आंदोलन चलाया गया था। तो बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा जल्दी सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे ताकि टाइम भी कम है, तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन भी करना है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और टाइम भी कम लगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार भारत के खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, पिछले वर्षों से कई बार एग्जाम में ये आ रहा है। तो ये जो है कि छोटा नागपुर का जो पठार है ये भारत के खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और छोटा नागपुर का पठार यही दिया कि पूर्वी भारत में स्थित है या किन क्षेत्रों में है, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग लोकेशन एक बार देख सकते हो कि झारखंड राज्य जो है, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और भारत के प्रमुख खनिज में यहाँ पर बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, इन सभी का निक्षेप पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। तो ये यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये जो है कि प्रयागराज में किया गया है। जैसे कि पता है कि कुल भारत में कितनी सांस्कृतिक केंद्र हैं। भारत में कुल 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, जिसमें से एक जो है कि यूपी में है और वो प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी जो यूपी में है, तो इसका जो है कि 1986 में किया गया था, पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया था। बाकी यहाँ उत्तर मध्य सांस्कृतिक के यहाँ पे जो जितना भी दिया गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से एक बार रिविजन कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन ये जरूरी नहीं है डिटेल से भी पढ़ना। अभी ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, आप लोग क्वेश्चन को समझ पाएँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। और यहाँ पर कुछ फसल दी गई है, उनकी प्रजातियाँ दी गई हैं। और इसमें से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप सुमेलित है या नहीं है इसको बड़े ध्यान से पढ़ा करिए, इसमें कई लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कुछ कृषि से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं प्रजातियों से, तो आप लोग इस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। तो जो गेहूँ की प्रजाति है शेखर है, तो ये सही दिया गया है। अलसी की प्रजाति नीलम, ये भी सही है। चना राधे है, इसकी प्रजाति ये भी सही है। जो आलू का दिया है अपर्णा, तो ये गलत हो जाएगा। अपर्णा जो है कि मटर की प्रजाति है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और आलू की प्रजातियां कुछ हैं, कुकरी बादशाह, सूर्या, पुष्कर, पुखराज और सतलुज। तो ये आलू की कुछ प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो और यहाँ पे कुछ जो है कि क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के भी दिए गए हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, केवल जीएस के क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ युद्ध अभ्यास दिए गए हैं और उनके प्रतिभागी दिए गए हैं। युद्ध अभ्यास जो अभी लेटेस्ट में 2022 या 23 में हुए हैं, उनको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें यही पूछा जाता है कि युद्ध अभ्यास का नाम और उनका कौन कौन से देश शामिल है, यही पूछा जाता है। तो मिलन जो हुआ था, ये जो है कि यहाँ पर दिया गया है सही सुमेलित है। तो मिलन भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है, और ईस्टर्न ब्रिज भारत ईरान के बीच नहीं है, और कोबरा वॉरियर भारत चीन। तो इसमें धर्म गार्जियन जो दिया गया है ये सही सुमेलित है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, तो ये सही सुमेलित हो जाएगा। ये 2022 में भी इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो धर्म गार्जियन है भारत और जापान के मध्य हो रहा है, तो उसी प्रकार जो है कि यहाँ पे इसका डेट दिया है कि जापान के यह सैन्य अभ्यास है 27 फरवरी को शुरू हुआ था, 10 मार्च 2022 को खत्म हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस टाइप से अगर इस वर्ष कोई क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम में तो कैसे देगा। और बाकी इन सब का देख लेते हैं हम लोग, जो कि ये दिया गया है मिलन और ईस्टर्न ब्रिज, इनके बारे में भी
कि ये किसके किसके साथ होते हैं। तो जो मिलन है एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका प्रारंभ 1995 में शुरू हुआ था और ये जो है कि इसमें जो है कई सेनाएं भाग लेती हैं। जैसे इसमें भारतीय सेना तो होती ही है, इसके अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया। तो ये इसीलिए बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, मिलन है। और ये जो है कि यहाँ पर इतने देशों के बीच होता है। और अगला देख लेते हैं हम लोग। और जो भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच जो के अभ्यास होता है, ये जोधपुर में हुआ था अभी हाल ही में, ईस्टर्न ब्रिज 6। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक जो युद्ध अभ्यास होता है ये किसके किसके बीच होता है, तो भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच होता है। और ये जो कोबरा वॉरियर है, कोबरा वॉरियर, तो ये रॉयल एयरफोर्स यूके और जो है कि भारत के बीच होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत और यूके के बीच जो है कि कोबरा वॉरियर्स होता है। और भारत और यूके के बीच और अभ्यास होते हैं, जैसे कोंकण होता है, इंद्रधनुष होता है, अजय वॉरियर होता है। ये भारत और यूके के बीच होते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भारत यूके के बीच। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को एक बार जरूर नज़र मारिएगा, ताकि एग्जाम में ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो गलत ना होने पाए। आइए देख लेते हैं, कुछ मिलान करने से संबंधित दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि शाकाहारी जो है कृत्रिम मधुरक हो जाएगा, और जो है कि सोडियम बेंजोएट जो परिरक्षक के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। और जो है कि कैरोटीन ये खाद्य रंग है, और लेसोप्रोजेल ये प्रति अम्ल हो जाए। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कुछ अम्ल और उनके प्रतिरक्षक जो दिए गए हैं रसायन विज्ञान से, उसके बारे में भी पूछ लेता है। और यहाँ पे दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है, यानी कि इसको पद्मश्री नहीं मिला था। तो ये जो है कि भारत भूषण को पद्मश्री मिला है, बेगम अख्तर को मिला है, मालिनी अवस्थी को, और महादेवी वर्मा को पद्मश्री ने, इनको पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण इनको प्रदान किया गया था। इनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जरूरत तो वैसे नहीं है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम है। तो आप लोग बस एक बार पेपर को देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये छूटने ना पाए। यहाँ पे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का सूचक है। तो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, ये जो है कि आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आप लोग, कोई अगर आप लोगों के पास मैटर हो तो एक बार देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल इकोनॉमिक्स में जो है कि करंट से ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। और यहाँ फिर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में किया गया है, जो सीमेंट कारखाना है ये बरेली में नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीमेंट कारखाना कहाँ पर यह स्थापित किया गया, तो इसका चुर्क, सोनभद्र, डल्ला एवं चुनार मिर्जापुर में, दादरी गौतम बुद्ध नगर तथा रायबरेली में स्थित है। तो ये जो है कि बरेली में नहीं हो जाएगा। बाकी उर्वरक कारखाना आंवला में सही है, तो ये सभी सही है। तो सी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। और बाकी यहाँ पे कुछ उद्योग से संबंधित डिटेल दी गई है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। एक नज़र तो आप लोग देख ही लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि इन सभी पेपर से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का संरक्षण का हेतु बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि है। तो यानी बाह्य स्थानीय एक स्वस्थानीय होती है, स्वस्थानीय एक होती है बाह्य स्थानीय। तो ये दो प्रकार की संरक्षण विधियां हैं, तो उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि है। तो यहाँ पे जो दिया गया है बीज संग्रहण, जीन बैंक और ऊतक संवर्धन, ये तीनों ही है, तीनों ही है। जैसा कि यहाँ दिया है कि यह प्रश्न गलत है, तीनों ही विकल्प सही है। चौथा विकल्प अगर उपरोक्त में से सभी होता, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी होता, तो ये सही हो जाता है, यानी कि तीनों ही बाह्य स्थानीय हैं। तो हम लोग देख लेते हैं बाह्य स्थानीय स्वस्थानीय क्या होता है। तो जैव विविधता संरक्षण की दो प्रमुख विधियां हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इस बार भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। तो स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू कन्वर्जेशन, तो यहाँ पे जो है कि क्या होता है कि स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीव जातियों और उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है, यानी कि जो जीव है, जंतु हैं, उनका जहाँ पर प्राकृतिक आवास है वहीं पर उनका संरक्षण किया जाता है, यानी कि जहाँ वो रहते हैं वहीं पर संरक्षण किया जा रहा है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया जहाँ पर क्षेत्र है उनके जीवों का, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया, और
जैवमंडल आगार बना दिया गया है, पवित्र उपवन और झील, समुदाय और संरक्षण आगार। तो ये सभी जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं वहीं पर उनका संरक्षण किया जाता है, तो इनको स्वस्थाने कहते हैं, यानी उनके प्राकृतिक आवास पर ही उनका संरक्षण किया जाना। एक होता है बाह्य स्थान, एक सीटू। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो संकटग्रस्त पादप एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग स्थान पर ले जाकर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है, यानी कि उनका प्राकृतिक आवास जहाँ पर नहीं है वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाकर, जैसे चिड़ियाघर बना दिया गया कहीं पर, वहाँ से लाकर चिड़िया रख दी गई है, वनस्पति उद्यान बना दिया गया है, जीन बैंक जो है, बीज बैंक जो है, निम्न तापीय संरक्षण जो होता है, ऊतक संवर्धन, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये सभी जो है कि बाह्य स्थाने के अंतर्गत आते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ रहा है पिछले 2-3 वर्षों से, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं अगला। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उनके लागू होने का वर्ष दिया गया है। तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, 1-2 तो क्वेश्चन आना ही है। तो यहाँ पे दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है ये 2020 में नहीं आया था, ये आया था 2002 में, जैसा कि यहाँ नीचे दिया भी हुआ है, 2002 में आया था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है कि कांच जो है कि पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, कांच से संबंधित क्वेश्चन। जो क्रूक्स कांच होता है ये जो है कि पराबैंगनी किरणों को काटता है। जैसा कि ये सभी कांच के ही प्रकार हैं, सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच। तो ये सभी कांच के प्रकार हैं, लेकिन जो पराबैंगनी किरणों को काट देता है वो उसे क्रूक्स कांच कहते हैं। ये कांच एक पारदर्शी पदार्थ होता है जो अत्यधिक चिपचिपा एवं सिलिकेट एवं संकुल मिश्रण मध्यम तेजी से ठंडा होने पर क्रिस्टलीकरण के बिना एक अनाकार का ठोस जल, यानी कि ये एक तरह से यहाँ पर दिया है कि अनिवार्य रूप से सुपर कूल्ड तरल है, जिसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। हिंदी में अगर पूछा जाए अतिशीतित द्रव, तो ये होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के कांच होते हैं, जो क्रूक्स कांच, सोडा कांच, पायरेक्स कांच, ये कांच के प्रकार हैं। जो क्रूक्स कांच होता है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है कि काट देता है। और ये जो है कि जो चश्मे बनाए जाते हैं, खासकर धूप के चश्मे, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जो ये क्रूक्स कांच है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर से रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत के पहले क्लाइमेट चैंपियन के रूप में किसे चुना गया है। तो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा था, तो इसका सही आंसर था प्राजक्ता कोहली था उस टाइम, 2022 में ही पूछा गया है, अभी लेटेस्ट हुआ एग्जाम। यहाँ पर फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर इतिहास से क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम को व्यवस्थित करें। तो उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस एक बार इसको जरूर देखिएगा। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। इसी के तहत जो है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे और असहयोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको रद्द किया था गांधी जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में आया था। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। और होम रूल की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी ये 1916 में की गई थी। तो इस प्रकार अगर आप लोगों को डेट पता हो जाती है तो आप लोग मिलान कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 3, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, 1। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग देखते रहें। और अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ जिला दिया गया है और उद्योग से संबंधित। तो ये यूपी स्पेशल आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस बार यूपी स्पेशल जो है कि मेंस में शामिल किया गया है, तो हो सकता है कि प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़िए। तो मुरादाबाद जो है ये पीतल का काम के लिए प्रसिद्ध है, पीतल उद्योग के लिए। और प्रतापगढ़ जो है कि ये कालीन उद्योग के लिए नहीं है, कालीन उद्योग के लिए जो है कि भदोही हो जाएगा, भदोही। तो ये सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ जो है कि आंवला के लिए फेमस है। बाकी बरेली फर्नीचर उद्योग और सहारनपुर कागज उद्योग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दिया गया था। यहाँ पर नीचे दिया भी है कि भदोही जिला जो है कि कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ करंट से क्वेश्चन 2022-23 के बजट से दिया गया है। तो आप लोग इस बार के बजट में भी देख लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और या किसी को विशेष नई योजना चलाई गई हो तो उसके बारे में। तो यहाँ पे 15% था उस टाइम, जो है कि घटा कर दिया गया था।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जटिल तंत्र क्या कहलाता है? तो खाद्य जाल कहलाता है। जो होता है कि उत्पादक, जो पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं उनके फिर उसको फिर प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, फिर प्राथमिक को द्वितीयक खाते हैं, उसको तृतीयक खाएंगे, तो इसे खाद्य जाल कहते हैं या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आइए देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो हुलास है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित एक उत्तर प्रदेश का जब सबसे पूर्वी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो ये जो है कि ये भी यूपी में ही है, जो मेरठ में है, हिंडन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर यूपी में कोई साइट है सिंधु घाटी सभ्यता से तो वो जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो है कि हुलास जो है कि ये सहारनपुर जिले में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी रोपड़ जो है कि पंजाब में है, बाकी मांडा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, बनावली हरियाणा में हो जाएगा। तो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार एक नज़र मार लीजिएगा कि कौन सा स्थल कहाँ पर है और वो किस नदी के किनारे है। जैसा कि ये जो मेरठ है, आलमगीरपुर जो है कि यहाँ पर हिंडन नदी किनारे है, आलमगीरपुर है ये। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। तो आलमगीरपुर जो है कि हिंडन नदी किनारे है, मेरठ में है, तो यूपी का स्थल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ तेल शोधन कारखानाएं दिए गए हैं और उनका राज्य दिया गया है। तो जो बीना है ये मध्य प्रदेश में है, नूनमती तो ये असम में हो जाएगा। बाकी जो वादीनार पंजाब दिया है तो ये गलत दिया है, ये जो है कि गुजरात में है, ये गुजरात में हो जाएगा। बाकी मनाली तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ये स्थल है तेल शोधनशालाओं से और उनका जो है कि लोकेशन पूछा जाता है, तो उसके बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया है कि लिस्ट ऑफ तेल शोधन कारखाना इंडिया में, तो सार्वजनिक क्षेत्र की गुवाहाटी, आईओसी बरौनी में है, आईओसी हल्दिया में है, एमआरपीएल मथुरा में है, ये यूपी में है, मथुरा में तेल शोधक कारखाना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद डिगबोई में है, पानीपत में है, बोगाई गांव में है, उसके बाद कोयली में है। तो यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर। मुंबई विशाखापट्टनम में है तेल शोधक कारखाना, मलाली नागापट्टिनम में है जो यहाँ पर चेन्नई में दिया गया है, नुमालीगढ़ में है, मंगलोर में है, संयुक्त क्षेत्र में से बीना है भारत का, जो एमपी वाला था संयुक्त क्षेत्र का है, तो इस प्रकार दिया गया है। जामनगर में है और पारादीप उड़ीसा में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार एक नज़र तो आप लोग मार लीजिएगा जरूर इस पर। बाकी यहाँ पर कुछ जो उस टाइम के जो दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में कि कौन किसको मिला है, तो यहाँ पर दिया गया है। अभी तो लेटेस्ट में अगर 2023 का आ गया है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि सही हो जाएगा डी ऑप्शन। मैं पीडीएफ एक बार टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से एक बार मिला लीजिएगा रिवीजन के लिए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो ये 2016 में लागू की गई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखते हैं कि 2022 और 23 में कोई योजनाएं नई लाई गई हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और ये जो है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लाई गई थी उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। और इसमें एक पूछ लेता है कि जो फसलों के लिए प्रीमियम था तो वो कितना था? तो खरीफ फसलों के लिए 2% है और रबी के लिए 1.5% है, और जो बागवानी है, वाणिज्यिक और बागवानी के लिए 5% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। और उसके बाद अगर आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो यूपी में अगर ऐसी कोई योजना लाई गई है, जैसे अभी जो है कि यहाँ पर बरेली में जो असाल्ट राइफल है उसका जो है कि उत्पादन शुरू हो गया जनवरी से। ये जो है कि इंडिया और रसिया इसकी स्थापना की गई है बरेली में, जो है कि इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर की गई थी? तो मिर्ज़ापुर में की गई थी इसकी जो है कि स्थापना। और ये जो है नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मिर्ज़ापुर के 96 ब्लॉक में इसका जो है कि लोकार्पण किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसी कोई घटना अगर यूपी में, अभी यूपी में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और यूपी में किन जिलों में जो है कि G20 का बैठक होगी, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहेंगे।
संविधान के लिए किस एक अनुच्छेद की उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष जो कि निर्णायक मत देता है, जो स्पीकर होता है, ये निर्णायक मत किस अनुच्छेद के तहत देता है? अगर वोट बराबर हो जाते हैं तो ये अनुच्छेद 100 के तहत दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। आइए देखते हैं आगे। जो सदस्यों की नियर्ताएं होती हैं, जो राहुल गांधी वाला केस था जो उसके बारे में अभी लेटेस्ट में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि 102 के तहत जो है कि इनको नियर्ता यानी कि अवैध घोषित कर दिया जाता है सदस्यों को, तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर से रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस जीएस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। और यहाँ पर दिया कि बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 74% कर दिया गया है। ये पिछले वर्ष ही कर दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना लाई है, ये 2008 से चलाई जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 30 जून 2008 से लागू किया गया है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और इसमें कौन कौन से शामिल है? तो ये 8 मिशन कौन है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन हो जाएगा। उसके बाद जो है कि विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सुस्थिर निवास एवं राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन हो जाएगा, सुस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, और हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, और स्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, और जलवायु परिवर्तन हो तो रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन है, ये शामिल है। कई बार पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो इस पर आप लोग एक बार नजर मार लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ उत्पाद दिए गए हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं कि कौन सा उत्पाद किससे मिलता है। तो जो अफीम होता है ये फल से मिलता है, तो A का 3 हो जाएगा। और हींग जो है कि ये जड़ से मिलती है। और जो है कि ये दिया गया है नुक्स भूमिका, तो नुक्स भूमिका किससे मिलता है? तो ये मिलता है बीज से। और कुकैन जो होती है ये छाल से मिलती है, तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ मिलान करने से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 26 जून 2020 को प्रारंभ हुआ था। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 26 जून 2020 हो जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा? तो इसके तहत उत्तर प्रदेश के प्रवासी एवं दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। ये उत्तर प्रदेश का रोजगार अभियान नाम दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि जीएस के क्वेश्चन इतने ही शामिल किए गए थे, बाकी जो है कि पशुपालन और चिकित्सा से संबंधित है, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जीएस के क्वेश्चन जितने भी होंगे उसके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जो है कि 5-6 पेपर कराए गए हैं, मैं सबका सॉल्यूशन करवा दूंगा एक बार। यहाँ पर 2-3 दिन में सब हो जाएगा कंप्लीट। जितने भी 2022 और 23 में कराए गए हैं लोक सेवा आयोग द्वारा, 20 से लेकर 22 तक सभी करवा देंगे। छोटे छोटे वीडियो में हो गए, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।